नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है और इससे पहले पीएम मोदी देश के कई मंदिरों में जाकर दर्शन कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों तमिलनाडु के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रामेश्वरम में अंगी तीर्थ समुद्र तट पर पवित्र स्नान किया। समुद्र में डुबकी लगाने के बाद भगवान रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा की है। रुद्राक्ष की माला पहने नजर आए पीएम मोदी ने तमिलनाडु के प्राचीन शिव मंदिर रामनाथ स्वामी मंदिर में प्रार्थना की है। पुजारियों द्वारा उन्हें पारंपरिक सम्मान दिया गया। उन्होंने मंदिर में आयोजित भजनों में भी हिस्सा लिया। तमिलनाडु दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दक्षिण मिशन है और पूरे तैयारी में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा से पहले नजर आ रहे हैं। रामेश्वर में अंगी तीर्थ समुद्र तट पर उन्होंने पवित्र जल से स्नान किया है और ये तस्वीरें भी उसके सामने। रुद्राक्ष की माला पहने भी नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो तमाम नियम होते हैं प्राण प्रतिष्ठा से पहले अनुष्ठान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिन का करते हुए नजर आ रहे हैं और उस अनुष्ठान में तमाम नियमों का पालन कर रही हैं, चाहे वो फिर शुद्ध जल से स्नान करना हो या फिर जमीन पर सोना हो। ये तमाम ऐसे कड़े नियम जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालन कर रही हैं। और तमिलनाडु आज दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने चेन्नई में देखा था, केरल में देखा था और वहां पर उन्होंने रोड शो किया था, जिसके बाद भगवान रामनाथ स्वामी मंदिर में उन्होंने आज पूजा अर्चना की तमिलनाडु में। जिसके बाद ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म यात्रा में नजर आ रही हैं। तमाम जगहों पर, तमाम मंदिरों पर पूजा अर्चना कर रही हैं, भगवान के दर्शन कर रही हैं। और ये तस्वीर आप देख रही हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में बाकायदा रामनाथ स्वामी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। उसके बाद उन्होंने समुद्र तट से शुद्ध जल से उन्होंने स्नान किया है और रुद्राक्ष माला भी उनके हाथ में नजर आई। राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडिया चैप्टर ने ली मैरिजियन होटल में ब्रिक्स सीसीआई वार्षिक मान्यता पुरस्कार 2024 की सफलतापूर्वक मेजबानी की है। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद रहे। रामनाथ कोविंद ने कहा कि BAR पुरस्कार न केवल उत्कृष्टता को दर्शाते हैं बल्कि उत्तरदायी व्यवसाय को भी पहचानते हैं। यह दृष्टिकोण सतत विकास और भविष्य की पीढ़ियों की भलाई के लिए अनुरूप है। New countries were included in the BRICS: New Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia and UAE are also part of the BRICS family. This marks a significant milestone in our collective journey and underscores the growing influence of our united voice. It collectively represents a substantial portion of the world's population, land mass, and economic output. Each member nation brings unique resources, expertise, and markets to the table, fostering a platform for collaborative economic growth and trade. By working together, BRICS nations amplify their individual strength and contribute significantly to global economic development. आज की प्लानिंग 2018 में शुरू हुई थी। कंसेप्ट 2018 में बना था। सब सीनियर मेंबर्स सबने सहमति दिखाई कि सस्टेनेबिलिटी को चुनना चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता था कि G20 में भी सस्टेनेबिलिटी आ रहा है। बट सस्टेनेबिलिटी फ्यूचर है, ये हमें नज़र आ रहा था। तो हमने जब 5 कंट्री थे हम तब भी ब्रिक्स एंड बियॉन्ड बोलते थे और हमें नहीं पता था कि कौन सी 5 कंट्री जुड़ने वाली है। बट जब हमें दिखाई दिया कि 5 कंट्री अभी जुड़ने वाली है G20 के ब्रिक्स की समिट में 2023 में हमें पता चल गया कि ये कंट्री जुड़ने वाली है। तो अपॉर्चून टाइम लगा हमें, तो हमने सस्टेनेबिलिटी को थीम बना के, इन्वेस्ट इन योर प्लैनेट को थीम बना करके इसको कंसेप्ट। वेरी बिग ऑनर, great recognition, and most importantly, a personality like our ex-president giving away an award. It's really remarkable. I am feeling it here in the heart. But more than that, it's BRICS. See, United Nations is established.
this is BRICS is coming up the next United Nations on a more meaningful ground, sustainable, meaningful ground. Because it's not just getting people united or getting countries united, getting countries united purposefully. That's very important for a reason, real reason, tangible reason, and also it is किसी को ऊपर चढ़ाना नहीं चाहिए. that countries unite with accountability. You know, we are 8 billion people out there. 8 billion people people have aspirations. They all have demands. They all have requirements. And more people are coming. हनुमानगढ़ के रावतसर में पुलिस ने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने 12 किलो अवैध डोडा पोस्त सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की जांच एसएचओ विजेंद्र शर्मा को सौंपी है। कल रमेश कुमार सब इंस्पेक्टर द्वारा दौरान गश्त एक व्यक्ति को संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा गया और जब तलाशी ली गई तो उसके पास में 12 किलो डोडा पोस्त मिला है, जिसकी तलाशी लेकर के डोडा पोस्त को बरामद किया जाकर के मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमे का अनुसंधान पल्लू एसएचओ विजेंद्र शर्मा को अधिकारियों के निर्देशानुसार दिया गया है जो अनुसंधान कर रहे हैं। हाँ, अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अनुसंधान में जो भी बात सामने आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अलवर में आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण शहर के 7 मंदिरों में एलईडी स्क्रीन लगाकर किया जाएगा, जिसको लेकर आज नगर निगम आयुक्त मनीष फौजदार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह, एडीएम सिटी नरेश सिंह तंवर ने जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नगर निगम आयुक्त मनीष फौजदार ने बताया कि शहर के 62 प्रमुख मंदिरों में और मंदिर परिसर के आसपास साफ सफाई और रोशनी की व्यवस्था, रंगीन पताकाओं से सजावट, मंदिर परिसर की धुलाई की जाएगी। इसके साथ ही मंदिर में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ और भव्य आरती के बाद प्रसाद वितरण की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की गई है। बाईस तारीख को अपने मुख्य जो 7 मंदिर है, हनुमान मंदिर मोती डूंगरी, जगन्नाथ मंदिर पुराना कटला, खाटू श्याम मंदिर वीर सावरकर नगर, राम मंदिर साउथ वेस्ट ब्लॉक, हनुमान मंदिर हनुमान चौराया, शिव हनुमान मंदिर एनएबी मंडी के पास और शिव हनुमान मंदिर होप सर्कस, यहाँ पे एलईडी की व्यवस्था लगाएंगे जहाँ सभी श्रद्धालु जो हैं वो पूरे कार्यक्रम को देख सकेंगे। साफ सफाई की व्यवस्था होगी, बैठने के लिए कुर्सियाँ होंगी, जाजम होगा और इस बारे में सब तैयारियां देख रहे हैं। जगह पर्याप्त है कि नहीं, एलईडी कहाँ लगेगी, कुर्सियाँ कौन लगा रहा है, साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है, ये सब करने के लिए दौरा किया। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर सचिन पायलट इन दिनों ज्यादा ही चर्चाओं में बने हुए हैं। भले ही कांग्रेस आपसी सिर्फ फुटबॉल के चलते लोकसभा में 25 सीटें जीतने का दावा कर रही हो, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के दिग्गज नेता चंद्रराज सिंघवी ने सचिन पायलट का भविष्य बीजेपी में बता दिया। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अपने घर में विराजित होंगे, लेकिन इस पर बीजेपी, कांग्रेस और बाकी अन्य कई घटक दलों के बीच में जो है वो सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त चंद्रराज सिंघवी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कांग्रेस संपूर्ण तरीके से राम विरोधी है। गलत। सिंघवी जी, क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस पूरी तरीके से राम विरोधी है? क्या लगता है कि राजस्थान में अब सचिन की क्या पोजीशन हो सकती? बहुत आश्चर्यजनक रिजल्ट होएगा। आप बताइए मुझे, 90% कांग्रेस का कार्यकर्ता, इन चंद नेताओं को छोड़ दो, ये तो जवाहरलाल नेहरू ने तब भी कहा था 1949 में आइडियल को हटा दिया जाए। तब एक कांग्रेसी था मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, उसने बोला नो, और पंत की जिद के कारण ये आइडियल वहीं रही। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी पंत के विचारों के थे। अब पंत अगर कांग्रेस के होते हुए भी राम को मांगते थे, और पंत की जाति के कितने लोग कांग्रेस के हुए हैं जो राम में रहें। राम को सब मानते हैं, एक खाली सोनिया गांधी के आदेश या खड़गे के कहने से लोगों की राम में आस्था घटेगी नहीं, बढ़ेगी। आप देखिएगा, आज की बात मैं नहीं कहता हूँ, सर्वाधिक पूरा का पूरा जो समाज दर्शन करने जाएगा उसके अंदर राम भक्त के कांग्रेस जन बहुत होंगे। राम विरोधी है? सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं। कांग्रेस के चंद नेता राम विरोधी है।
मैं उस दिन इनको राम विरोधी मानूंगा जब ये अपनी मृत्यु के बाद अर्थी के पीछे राम नाम सत्य की जगह अल्लाह नाम सत्य बोलने लगेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा सिंघवी जी, देखिए पहले कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, चाहे हम ज्योतिराज सिंधिया की बात करें, चाहे हम ज्योति मिर्धा की बात करें। अब धीरे धीरे ये सारे लोग जो हैं वो बीजेपी में कहीं ना कहीं छलांग लगा रहे हैं। तो क्या सचिन पायलट, आप क्या तस्वीर देखते हैं? क्या कांग्रेस में उनकी कोई ऐसी भविष्य की तस्वीर तैयार हो रही है या फिर बीजेपी में तैयार हो सकती है? मैंने कल अपने अलग वक्तव्य में कहा है, सचिन बहुत हो गया, अपना अपमान, आत्मस्वाभिमान की हत्या, छोड़ दे इस पार्टी को और जल्दी से जल्दी चला जा भाजपा में। जब जितेंद्र प्रसाद चला गया, जब ज्योतिरादित्य चला गया और मिलिंद देवड़ा चला गया, तेरे पास क्या रखा है? तुम्हें कुछ मिलने वाला है। कल कहा मैंने, आज भी कहता हूँ, पर मैं किसी को केवल कह सकता हूँ, कराना तो मेरे हाथ में नहीं है। मैं इतनी भविष्यवाणी करता हूँ कि सचिन पायलट का कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है, वर्तमान भी नहीं के बराबर है। अब दो पद खाली थे, दोनों ख्यालों समर्थकों को बना दिया, तेरी क्या बात रही? तुम्हारे हाथ में कांग्रेस नहीं, धीरे धीरे तुम्हें कांग्रेस से बाहर कर देगी और तुम कांग्रेस का रट्टा लड़ते रहोगे। सचिन पायलट वक्त का तकाजा है, समय की पुकार है और जनता की इच्छा है, जनता की भावना है, गुजरों की तमन्ना है कि तेरा नेतृत्व निखरे और बड़ा हो जाए। इसका तरीका, इसका आयतन तुम्हारे कांग्रेस में नहीं है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि सचिन जल्दी से जल्दी मोदी जी से बात करे, अमित शाह से मिले और कांग्रेस में चला जाए, क्योंकि अब भाजपा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चला जाए, अब कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है। अशोक गहलोत जी बोलते रहे, अशोक गहलोत जी को खुद को 95 की उम्र तक अब कोई चांस नहीं मिलेगा। सचिन पायलट एडजस्ट हो पाएंगे? वो अलग बात है। ज्योतिरादित्य हुए ना एडजस्ट, मिलिंद देवड़ा होगा ना एडजस्ट, जितेंद्र प्रसाद हुआ ना एडजस्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे कुछ वर्षों बाद वो भी भाजपा ही लेके आएंगे। आज मुझे बताइए, क्या कांग्रेस में एडजस्ट हो गए सचिन पायलट? क्या खड़गे के साथ एडजस्ट हो गए? क्या सोनिया के साथ एडजस्ट हो गए? सब कुछ होते हुए भी वो जीरो हैं। भाजपा में जाकर कुछ भी नहीं रहेंगे तो भी हीरो रहेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से अब कहीं न कहीं एक सियासी उबाल नज़र आ रहा है कि यदि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में जाते हैं तो कहीं न कहीं उगते सूरज को हर कोई सलाम करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। लेकिन अब वक्त की तस्वीरें तैयार करेगी कि सचिन पायलट के लिए क्या तस्वीरें सियासत में तैयार होती है। कैमरा सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। बढ़ेंगे आगे। चित्तौड़गढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का समापन हो गया है। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है। साथ ही भाजपा जिलाध्यक्ष मिट्टूलाल जाट सहित अन्य अतिथियों ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को सर्टिफिकेट वितरित किए। लाभार्थी भी इस शिविर में आकर बहुत ज्यादा उत्साहित दिखाई नजर आए। मेरे को 1 साल पहले मिल गया था। क्या काम करते हैं आप? मैं रेडीमेड का व्यवसाय है। तो आगे भविष्य में किस तरह की योजना से लाभ उठाएंगे? जो सरकार की योजना चलेगी उस योजना से लाभ उठाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरह धन्यवाद देंगे? बहुत तहे दिल से धन्यवाद देंगे। लाभ हुआ, पहला 10,000 का लोन मिला, फिर 20 का मिला, अब 50 का लोन मिलेगा। तो आपकी जीवन सुधार है और व्यवसाय में कितना फर्क पड़ा? बिल्कुल, व्यवसाय में फर्क पड़ा ना। हमें पैसा मिला, पैसा से हम बिजनेस बढ़ा हमारा। ये पहली किस ली थी आपको? पहले के समय का 2 साल हो गए मैडम पैसा। तो अब जो आगे क्या संभावना रखते हैं इसमें? बिल्कुल आगे और अपने लोन चुकाते रहेंगे, फिर आगे और लोन लेते रहेंगे, तो हमें से पैसा मिलता रहेगा तो हमारा बिजनेस बढ़ता रहेगा। तो प्रधानमंत्री का किस तरह आभार करना चाहेंगे? बिल्कुल बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। यहाँ पर काफ़ी लोगों को लाभ मिल रहा है, जिसके अंदर स्ट्रीट वेंडर्स हैं और फोटोग्राफर्स हैं। हमारे मनोज जी माली हैं, दुर्ग के फोटोग्राफर हैं। इनको विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत फोटोग्राफर दुर्ग के अंदर काफ़ी जनों को लाभ हुआ है विकसित भारत संकल्प यात्रा का। बहुत ये आप देखो तो पूरे देश में करोड़ों की तादाद में लोगों को लाभ हुआ है। इस आभार करेंगे प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर। मैं सोचता हूँ कि अभी 22 जनवरी का उनका अयोध्या का जो प्रोग्राम है
उसको कंप्लीट करने के बाद में मोदी जी एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखेंगे, जिसके तहत जितनी भी संख्या पूरे भारतवर्ष के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लाभार्थियों के लिए हुई है, उसका अभिवादन और सत्कार करें। उदयपुर वाटी कस्बे के निकटवर्ती इंद्रपुरा ग्राम सहकारी समिति के व्यवस्थापकों पर भ्रष्टाचार करने और नियम विरोध लोन लेने का मामला सामने आया है, जिस पर पीड़ित व्यक्ति सुरेंद्र सिंह ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा, ग्राम सहकारी समिति के व्यवस्थापक द्वारा सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया गया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिंह है और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है अपने इंद्रपुरा गाँव में, जो उसको जो चलाता है उसका नाम प्रहलाद सैनी है, तो उसने घोटाला किया है। गांव के अंदर मेरा सुरेंद्र सिंह नाम का एक व्यक्ति और है, मेरे नाम का ही, तो जो ज़मीन की जमाबंदी है वो तो मेरी लगा दी। उस जमाबंदी पे उसको 25-24 हज़ार रुपये लोन दिला दिए उसको। कब दिला? 2021 में। अब ई मित्र के द्वारा मेरे को पता पड़ा। ई मित्र पे लिस्ट के अंदर मैंने नाम देखा कि 2021 में लोन लिया हुआ है, तो मैंने देखा पहले तो लोन तो लिया ही नहीं है। अब जाके पता किया तब तो भाई ये मेरा नाम राशि दूसरा है, सुरेंद्र सिंह नाम का है, इसने लोन ले लिया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों की ओर। अलवर नगर परिषद के पूर्व उप सभापति राज दुलारी को बीपी से परेशान होकर 3 दिन से जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती रखा गया है। उन्हें देखने के लिए वन्य पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा आज जिला अस्पताल पहुंचे और आईसीयू वार्ड में उन्होंने राज दुलारी का हालचाल जाना। साथ ही पर्यावरण मंत्री ने डॉक्टर से इनकी रिपोर्ट भी मांगी हो, डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिए। खबर जयपुर से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी गुर्जर के थड़ी स्थित कोचिंग संस्थान पहुंचे और नव मतदाताओं से संवाद किया है और नव मतदाता से अपना पहला वोट राष्ट्र के नाम, बीजेपी और मोदी जी के नाम करने की अपील की है। जोशी ने कहा, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और युवा ही देश की ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी को नव मतदाताओं से संवाद करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा, पिछले 10 सालों में भारत की ताकत को दुनिया ने देखा है और आज दुनिया के देश भारत का अनुसरण करते हैं। गुर्जर की थड़ी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे हैं और नवमतदाताओं को उन्होंने आगामी चुनाव में मतदान करने की अपील की है और इसके अलावा अपील करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप वोट दें। हालांकि बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवमतदाताओं से संवाद भी करेंगे। गुर्जर की थड़ी पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया और ये जमावड़ा आप देख सकते हैं, जहां पर युवाओं की उपस्थिति है। युवाओं की उपस्थिति में सीपी जोशी ने उन्होंने मतदान करने की अपील की है। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी को भागीदार होना चाहिए और यही वजह है कि हर बार लोगों को अपील भी किया जाता है, जिसमें खास तौर पर सीपी जोशी ने मतदाताओं में जो नवयुवक हैं, युवक युवतियां हैं, उन्हें अपील की है मतदान करने को लेकर कि अपने हक, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।